हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। देखिए, इसमें क्लास 6 टू 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को अच्छे से डिस्कशन करते हुए समाप्त किया है। देखिए, प्राचीन इतिहास में जितने भी टॉपिक थे, उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे, सभी को एनालिसिस करते हुए अच्छे से समाप्त किया है। देखिए, आज से मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत में किस किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आप एक बार देख सकते हैं। अध्याय 18 में उत्तर भारत के 3 साम्राज्यों का जो काल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अध्याय 19 में चोल साम्राज्य, अध्याय 20 में संघर्ष का युग, अध्याय 21 में दिल्ली सल्तनत के बारे में, अध्याय 22 में खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। अध्याय 23 में दिल्ली सल्तनत, इसमें जो है प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन क्या थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अध्याय 24 में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और अध्याय 25 में उत्तर भारत में साम्राज्यों के लिए जो है संघर्ष, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अध्याय 26 में भारत में सांस्कृतिक विकास, अध्याय 27 में मुगल साम्राज्य, अध्याय 28 में मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अध्याय 29 में मुगल प्रशासन के बारे में, अध्याय 30 में मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में, अध्याय 31 में मुगल साम्राज्य, इसमें सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां, इन सभी को कवर करेंगे। अध्याय 32 में मराठों का उदय और अध्याय 33 में विदेशी यात्रा के वृत्तांत के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 18 को डिस्कस करेंगे। अध्याय 18 का जो टॉपिक है, उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल, समय है 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। तो उत्तर भारत के जो 3 राजवंश हैं, याद रखिएगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पाल जो राजवंश है, इसके जो प्रथम शासक थे, नाम है गोपाल। इनका समय 750 से 770 ईस्वी। इसके बाद धर्मपाल का स्थान आता है, इनका समय 770 से 810 ईस्वी। इसके बाद देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, महीपाल, रामपाल और लास्ट जो है वो है मदनपाल। इसके बाद प्रतिहार। प्रतिहार में जो पहले शासक थे, इनका नाम है नागभट्ट प्रथम, समय 730 से 756 ईस्वी। इसके बाद वत्सराज, इनका समय 775 से 800 ईस्वी। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल प्रथम। इसके बाद राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का जो क्रम है आप देख लीजिएगा, इनके जो शासकों का क्रम है। पहला जो स्थान है दंती दुर्ग का, इनका समय 735 से 756 ईस्वी। इसके बाद कृष्ण प्रथम, इनका समय 756 से 774 ईस्वी। इसके बाद ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इसके बाद इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इनका समय है कृष्ण तृतीय का 934 से 996 ईस्वी। सबसे पहले हम लोग पाल राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के एक राजा ने पौंड्र या उत्तरी बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के एक राजा ने पौंड्र या उत्तरी बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश, ललितादित्य, मुक्तापिंड और कनौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर जो है आक्रमण किया था। देखिए, कामरूप यानी असम नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को जीत लिया, विजित कर लिया। अतः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल जो है अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया। आक्रमणों के इस क्रम ने बंगाल में चारों ओर अशांति एवं अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, जिसे परेशान होकर सभी सरदारों और जनता ने मिलकर क्या किया, गोपाल को जो है अपना राजा चुना और उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया। तो गोपाल जो है, इनका जो समय है देख लेते हैं। गोपाल का जो समय स्टार्ट होता है 750 से 770 ईस्वी। पाल साम्राज्य की जो स्थापना है, याद रखिएगा, कब हुआ और किसने किया, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। ठीक है। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अगर बात करें तो गोपाल ने उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे मत्स्य न्याय कहा गया है। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे क्या कहा गया है, मत्स्य न्याय। देखिए, अगर आपको
पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि इस तरह से पीडीएफ प्राप्त करना है। पीडीएफ बहुत ज्यादा जरूरी है, या आपके पास बुक है तो भी आप जो है स्टडी कर सकते हैं और साथ में लेक्चर को जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो पीडीएफ या बुक जो है आप लोग ले लीजिए। इसके बाद देखिए, गोपाल के बाद जो है धर्मपाल का स्थान आता है। धर्मपाल गोपाल का जो है पुत्र था, और धर्मपाल इनका जो समय 770 से 810 ईस्वी, 770 ईस्वी में गोपाल के मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल जो है राजा बना। उसने 810 ईस्वी तक जो है शासन किया, यानी 770 से 810 ईस्वी के बीच। धर्मपाल की जो महत्वपूर्ण सफलता थी, कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कनौज की गद्दी पर बैठाना था। ये कनौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसके बारे में देख लेते हैं। मैप को एक बार देखिए, यहां पे देखिए, ये जो मैप में है ये वाला एरिया जो कि कम इधर जो है ये जो है इस तरह से, ये जो है कुछ यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये सभी कम छायांकित है। इधर जो है कुछ ज्यादा मतलब कि डार्क है, मतलब ज्यादा काला है। तो इस तरह से जो है इसका संघर्ष, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, मैप में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार है, ये कनौज है, ये पाल है, पाल वंश। यहाँ पे नालंदा है, ये मगध है, ये कामरूप है, ठीक है। इधर जो है मालवा, ये उज्जैन, ये धार है, ये परमार है, इधर गुजरात है, इधर एलोरा है, ये बरार है, यहाँ पे जो है राष्ट्रकूट है। तो आप देख सकते हैं इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष था किस तरह से मतलब कि मैप में विकसित किया गया है। देखिए कनौज का जो महत्व है, अगर देखा जाए तो कनौज संघर्ष का क्षेत्र बनने के महत्वपूर्ण कारण थे। पहला जो कारण था, हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र होना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। और तीसरा, गंगा और यमुना के मध्य स्थित होना। याद रखिएगा। देखिए 11वीं सदी में गुजराती कवि सोरडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की जो है उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था, जिसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। तो धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है, याद रखिएगा। उसने विक्रमशिला व सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी। विहार क्या है, यहाँ पे जो है आपको कमेंट करके बताना है। इससे के मतलब जो बिहार है इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिहार बताइएगा क्या है, एक दो लाइन में आपको बताना है कमेंट कर कर, ठीक है। तो जो कह सकते हैं कि जो धर्मपाल है इसने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी को जो है स्थान प्राप्त था। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना भागलपुर यानी बिहार में की, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पुनरुद्धार करवाया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए 200 गांवों को राजस्व के रूप में जो है दान दे दिया था। 200 गांवों को राजस्व के रूप में गांवों को दान दिया, किसके लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। किसे? धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से जो है पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव जो है प्रतिहार राज को भी पराजित कर चुका था। इसके बाद देवपाल का समय आता है। इनका समय है 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता के मृत्यु के उपरांत 810 ईस्वी में राजा बना। उसने प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा के कुछ भागों को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया और प्रतिहार शासक मिहिर भोज को जो है पराजित किया। तो जो देवपाल था उसने प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में मिलाया और प्रतिहार शासक जिसका नाम था मिहिर भोज इसको पराजित किया। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और परम सौगात की उपाधि धारण की। उसने जो है जलालाबाद यानी जगरहार, याद रखिएगा, जगरहार यानी जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को जो है नालंदा विहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का जो है वर्चस्व रहा।
सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसने पाल राज को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान और धर्म के जो है महान संरक्षक थे। जो पाल शासक थे बौद्ध ज्ञान विज्ञान और धर्म के जो है महान संरक्षक थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ जो है घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी था। संत रक्षित और दीपांकर, जिसे अतिश कहा जाता था, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप का जो है प्रचार प्रसार किया। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक जो है संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का जो है वर्चस्व था। किस वंश का? तो शैलेंद्र वंश के साम्राज्यों का वर्चस्व था वहां पर दक्षिण पूर्व एशिया में। और उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक जो है फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे जिन्होंने अपने अनेक दूत पाल दरबार में जो है भेजे तथा पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की जो है अनुमति मांगी। इसके बाद प्रतिहार राजवंश के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रतिहार अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश था। ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक जो शासक था नाम था नागभट्ट प्रथम। याद रखिएगा, इस वंश की स्थापना किसने? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे जो है मलेच्छों का जो है नाशक कहा गया है। मलेच्छों का नाशक। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक भोज था। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया तथा लगभग जो है 838 ईस्वी में कनौज पर फिर से अधिकार कर लिया। यह नगर लगभग एक सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज, जिनका समय 836 से 885 ईस्वी, भोज विष्णु का भक्त था तथा उसने आदि वराह का जो है विरुद्ध यानी रूप जो है धारण किया था। तो भोज जो था ये विष्णु का भक्त था और उसने आदि वराह का विरुद्ध यानी रूप जो है धारण किया था। उसके कुछ सिक्कों पर आदि वराह शब्द जो है अंकित है। भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए जो है उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। तो भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। उसने गुर्जर प्रतिहार राज को अल जुजूर कहा है। क्या कहा है? अल जुजूर। अल मसूदी बताता है कि अल जुजूर के साम्राज्य में कितना 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। राजा की सेना में 4 चमुए यानी डिवीजन थी। प्रत्येक चमू में 7 से 9 लाख लोग थे। उसके पास युद्ध के लिए जो है केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। उसकी अश्वारोही सेना देश में सर्वश्रेष्ठ थी। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के जो है पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था और इसे रघुकुल तिलक और रघुकुल ग्रामीणी कहा था। तो संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। इसने जो है इसे रघुकुल तिलक और रघुकुल ग्रामीणी कहा था। 915 ईस्वी से 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कनौज पर आक्रमण किया तथा इस नगर को नष्ट कर दिया। 963 ईस्वी में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा जिनका नाम था कृष्ण तृतीय, इसने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक को जो है परास्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस राज की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मानखेड़ या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ किया जिसमें
प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। किसने? तो प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का जो है काम किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट जो है आपको याद रखना है, रिवीजन करते रहना है। देखिए, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष संभवतः सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे। गोविंद तृतीय का जो समय है 993 से 814 ईस्वी और अमोघ वर्ष का जो समय है 814 से 878 ईस्वी, ये दोनों जो है सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया। गोविंद ने जैतुंग प्रभृत वर्ष तृतीय की उपाधि धारण की थी। तो गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य और चोल राजाओं को भयभीत किया, पल्लवों को शक्तिहीन बनाया और गोविंद ने क्या किया? जैतुंग प्रभृत वर्ष तृतीय की उपाधि धारण की। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। उसके रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म और साहित्य में अधिक थी। वह स्वयं भी लेखक था तथा उसे राजनीतिक विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति, याद रखिएगा, कविराज मार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। उसके दरबार में जिनसेन और सक्टायन रहते थे। उसके दरबार में कौन कौन लोग रहते थे? जिनसेन और सक्टायन। इन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान जो था वो भारत आया था। 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कनौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। इंद्र तृतीय का जो समय है 915 से 927 ईस्वी है, याद रखिएगा। इसके शासन काल में, किसके शासन काल में? इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय हुआ। समय है 934 से 996 ईस्वी। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में परास्त करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर जो है अधिकार कर लिया। वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर जो है बढ़ा और आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने जो है वहां एक विजय स्तंभ को स्थापित करवाया और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक जो है लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो याद रखिएगा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर था किस सदी में बनवाया था? 9वीं सदी में। और किसने? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। कई तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत यानी प्रार्थना के लिए मुस्लिमों की अपनी मस्जिदें थीं। इस सहिष्णुता के नीति से विदेशी व्यापार के वृद्धि में सहायता मिला और जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि और जो है बढ़ गई। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। कन्नड़ साहित्य था, इनके जो 3 रत्न कहे जाते थे, जो त्रिरत्न थे, वो थे पंपा, पूना और रना। ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे, पंपा, पूना और रना। प्रथम 2 विद्वानों का संरक्षक जो है कृष्ण तृतीय था। पंपा पूना का संरक्षक कौन था? कृष्ण तृतीय। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि जो है आपका अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में लिखते थे। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। देखिए यहां पे याद रखिएगा, महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राजा से संबंधित था। जो स्वयंभू थे ये राष्ट्रकूट राजा से संबंधित थे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं शताब्दी तक के शासन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिए, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आप लोग जो है ले सकते हैं। पीडीएफ अवेलेबल है, कमेंट कीजिए या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।